गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रायद्वीपीय भारत में किस रंग के मृदभांड का प्रचलन अधिक था? मृदभांड मतलब मिट्टी से बनाए गए बर्तन, जैसे कि घड़ा हो गया, सुराही हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत में काले और लाल रंग के मृदुभांड का अधिक प्रचलन था। तो प्रायद्वीपीय भारत में कई तरह के मृदुभांड का प्रयोग किया जाता था, जिनमें लाल मृदभांड भी शामिल हैं, परंतु काले और लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित थे। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? चोल का मिलता है, पांडे का, चेर का, सभी का मिलता है, उपरोक्त सभी। तो अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे और चेर शासकों का उल्लेख मिलता है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं और इन कब्रों में युद्ध और शिकार के हथियार मृतक के साथ दफनाए जाते थे। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी रखा जाता था, जिसका संबंध जो है बाद में शिव के साथ जुड़ गया। और महापाषाण कब्रों में युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे और यहाँ खेती के औजार कम मात्रा में दफनाए जाते थे। इससे संकेत मिलता है कि महापाषाणिक जो लोग थे वो उन्नत खेती नहीं करते थे, क्योंकि कब्रों में युद्ध और शिकार के हथियार दफनाते थे अधिक। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 4 पर आ जाइए। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, राजधानी इनकी मदुरै थी और इसे मोतियों का देश कहा जाता था। पांड्य राज्य का जो समाज है मात्र सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? मात्र सत्तात्मक ही था, सही है। राजधानी मदुरै थी इनकी, अलग से एक नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। इसे मोतियों का देश कहा जाता है। सही है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो उपरोक्त सभी, डी है इसका आंसर। तो पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। राजधानी इनकी मदुरै थी और पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मेगास्थनीज ने किया है और उसने इसे मोतियों का देश कहा है। सारे के सारे सत्य हैं। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? इन्होंने, पांड्य ने भेजे। तो देखिए, पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे और यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, जिससे यह धनवान और समृद्ध था, पांड्य राज्य। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेम कथा जिसमें कोबलन नामक एक व्यापारी और माधवी नामक एक गणिका के प्रेम प्रसंग की कहानी है? मणिमेकले, अमुक्तमाल्याद, तोलकाप्यम या शिल्पादिकारम? शिल्पादिकारम है वो, ए है इसका आंसर, जिसमें कोबलन नामक एक व्यापारी प्रेम करता है माधवी नामक गणिका से। तो शिल्पादिकारम जो है एक प्रेम कथा है जिसमें कोबलन नामक व्यापारी माधवी नामक गणिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। बात मणिमेकले की करें तो मणिमेकले में कोबलन और माधवी की कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन जो है वो किया गया है, मणिमेकले में और शिल्पादिकारम दोनों में। ठीक है, साहसिक जीवन का मणिमेकले में और प्रेम कथा का शिल्पादिकारम में, इसलिए ये है इसका आंसर। नंबर 7 पर आ जाइए। सातवाहन शासकों ने किसको पराजित करके मध्य भारत और दक्कन भारत में सत्ता स्थापित की थी? मौर्यों को, शुंग, मुगल या कड़वों को हराया था। सातवाहन शासकों ने कड़वों को पराजित कर मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य जो है वो उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी में स्थापित की।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? किस राजा के सिक्कों पर, आप बताइए, ए या डी? ऑप्शन नंबर डी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो देखिए, सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इस काल में सबसे पहले भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। और दूसरा स्टेटमेंट है, सातवाहनों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक ही था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। तो सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी और वे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दान में देते थे। और सातवाहनों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले का है, जो पश्चिमी दक्कन में स्थित है। और चैत्य जो है वो बौद्धों के मंदिरों का काम करता था। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है कि चैत्य क्या है, विहार क्या है। ठीक है, तो चैत्य हो गए मंदिर उनके और विहार हो गए रहने का स्थान। दोनों के दोनों करेक्ट है। तो देखिए, चैत्य बौद्धों के मंदिरों का काम करता था और विहार जो है भिक्षु निवास का। विहार चैत्यों के पास बनाए गए और उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। नंबर 11 पर आ जाइए। सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इनकी भाषा प्राकृत थी और इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सभी सही है, दोनों के दोनों। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। तो मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया और काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित कठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय है लगभग 150 ईस्वी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष, ठीक है, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन किया गया है। और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा ग्रंथ है, इसमें शल्य विधि का वर्णन किया गया है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान से नहीं पाए गए हैं? देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र पाए गए हैं गया से, सांची से, भरहुत से, लेकिन वैशाली से नहीं पाए गए हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया से पाए गए, सांची से पाए गए और भरहुत में पाए गए हैं, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन साया से स्थान जो हैं वो बौद्ध कला के महान केंद्र थे? कौन कौन से हैं इसमें? नागार्जुन कोंड है, अमरावती है, विदिशा नहीं है। तो ए और बी हो जाएगा डी। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्न में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के कुषाणों ने। तो देखिए, कुषाण शासकों में कैडफाइसिस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के डलवाए थे। और कुषाण शासकों ने सोने और तांबे दोनों प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमानों पर प्रचलित किया था। नंबर 17 पर आ जाइए। कुषाण शासक कनिष्क से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क, सही है, लेकिन वो हीनयान नहीं, महायान संप्रदाय को मानता था। कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया था। दूसरा वाला करेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है तो बी होगा ना इसका आंसर। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क। उसने बड़ी उदारता से बौद्ध धर्म का संपोषण संरक्षण किया। वह महायान संप्रदाय को मानता था, न कि हीनयान।
उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित करवाया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, नहीं, रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। तो रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। और सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और सम्राट अशोक के महामात्य तुषाश्प, ठीक है, तुषाश्प ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाकर इसे मजबूती प्रदान की। तो सही उत्तर हो गया यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था और भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन ने जारी किया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। और इससे पहले जो लंबे अभिलेख देश में पाए गए थे वो प्राकृत भाषा में थे, लेकिन इसने संस्कृत भाषा में। नंबर 20 पर आ जाइए। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन पहले आया कौन बाद में? यूनानी पहले आए, शक पहले आए या पहलब पहले आए? पहले यूनानी आए तो शक को हटा दीजिए, पहलब को हटा दीजिए। यूनानी आए उसके बाद आए शक, शक के बाद पहलब, फिर कुषाण आया अंत में। बी है इसका आंसर। तो यूनानी, शक, पहलब, कुषाण सही क्रम यही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम इस प्रकार होगा। हिंद यूनानी, या इनको बोला जाता है बैक्ट्रियाई यूनानी। इन्होंने ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर आक्रमण किया। यूनानियों के बाद शक आए, इनकी 5 शाखाएं थीं। और पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद आए पहलव यानी पार्थियन, ठीक है। उसके बाद पार्थियनों के बाद आए कुषाण जो यूची और तोखारी भी कहलाते हैं। यूची और तोखारी कौन कहलाते हैं? कुषाण, अलग से अगर पूछा जाए तो, ठीक है। शक नहीं कहलाते अगर आए तो, पहलब नहीं कहलाते, यूनानी नहीं कहलाते, कुषाण कहलाते हैं। तो प्राचीन कालीन भारत के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी अपर सबऑर्डिनेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 28 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जो नहीं भर पाए वो भर सकते हैं।